पेरेंट एंड स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन हब अंडरटेकिंग एडिटोरियल क्लासेस चतरा पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा लगता है इस लेक्चर में। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्राणियों में पोषण का ही ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आज फिर से एक महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मनुष्यों में पाचन कैसे होता है, पार्ट 1 इसका देखेंगे। मुख एवं मुख गुहा क्या होता है, इसको देखेंगे। दांतों के कार्य, संख्या एवं प्रकार को देखेंगे और दंत क्षय और उसका उपाय देखेंगे। दूध के दांत क्या होते हैं, अस्थाई दांत क्या होते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। महत्वपूर्ण बिंदु में आते हैं तो हम लोग देखते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख द्वारा होता है उसे हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया, जिस क्रिया से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, मुख के द्वारा करते हैं कि नहीं, तो जिस क्रिया से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। जैसे हम आप देख सकते हैं, इस बच्चा को अपना भोजन कर रहा है मुख के द्वारा, है ना। उसके बाद पाचन क्या होता है, तो शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विलेय अणुओं में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। मतलब क्या कि शरीर के अंदर भोजन जो हम लोग खाते हैं ना, खाना जो हम लोग खाते हैं, उसको शरीर के अंदर जब जाता है, यानी कि पेट में जब जाता है, तो उसको एकदम तोड़ दिया जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा में बदल दिया जाता है ना, उसी को हम लोग पाचन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पाचन हो गया, सॉरी, तो महत्वपूर्ण बिंदु में हम लोग देखते हैं अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख द्वारा होता है। ठीक है, भोजन जो हम लोग खाने का काम करते हैं, कैसे करते हैं, मुंह के द्वारा करते हैं। तो जो खाने का काम हम लोग मुंह के द्वारा करते हैं, मुख के द्वारा करते हैं, उसी को हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये मुख मतलब क्या, मुंह, है ना। जैसे इस बच्चा को देखिए, आप देख पा रहे हैं, जब ये बच्चा छोटा है तो इसको समझ में नहीं आ रहा है किधर से खाना है। कभी सर पे रख रहा है, कभी पेट पे रख रहा है, पूरा शरीर को अपना गंदा कर लिया, लेकिन अंत में इसको समझ में आ रहा है कि मुंह से खाना है। देखो बच्चा मुंह से खा रहा है कि नहीं, हाँ, तो ये क्या कर रहा है, अंतर्ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अभी अंतर्ग्रहण कर लिया, अब पाचन करेगा। तो आगे देखिए, शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विलेय अणुओं में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। मतलब जो हम लोग खाना खाएं उस शरीर के भीतर जाएगा, कहाँ जाएगा, शरीर के भीतर जाएगा, और शरीर के भीतर जाके क्या होगा कि शरीर उसको, मतलब कि पेट में क्या होगा, पेट में अंदर जाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, है ना। बहुत से पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बना दिया जाता है, जिसे हम लोग पाचन कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप देखते होंगे, आप ध्यान देंगे कि अगर हम लोग साग खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, तो वो सब जब हम लोग जब फ्रेश होते हैं, सुबह बाथरूम जाते हैं, तो क्या होता है कि रोटी चावल निकलता है, नहीं ना, नहीं, मतलब कि पेट में कुछ हुआ है। तो कुछ हुआ है मतलब क्या हुआ है, पचा है, पाचन हुआ है। क्या हुआ है, पाचन हुआ है। क्लियर है। अब देखते हैं पाचन कहाँ से होता है। तो पाचन मुख से शुरू होता है। कहाँ से, मुख से शुरू होता है। ठीक है, पाचन मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। मुख से शुरू होकर छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब अवशोषण देखते हैं। छोटी आंत क्या होता है, आगे हम लोग देखेंगे। अवशोषण क्या होता है, तो पचे हुए भोजन को हम लोग क्या बोलेंगे कि देखिए क्या होता है कि पचे हुए भोजन में उपस्थित विलेय पदार्थ का शरीर के द्रव्यों में चले जाना अवशोषण कहलाता है। मतलब क्या होता है कि शरीर की जो हम लोग खाना खाएं, ठीक है,
अब वो खाना खाए तो उसमें से कुछ अच्छे चीज़ें होते हैं। अच्छे चीज़ें कहने का मतलब है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए लाभदायक चीज़ें होते हैं, कुछ बेकार के चीज़ें होते हैं। तो जो अच्छे चीज़ें होते हैं वो द्रव्य के में चला जाता है, शरीर के द्रव्यों में चला जाता है, जैसे कि रक्त उक्त में चला जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवशोषण बोलेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझिएगा। देखिए, पचे हुए भोजन में उपस्थित विलेय पदार्थ का शरीर के द्रव्यों में चले जाना अवशोषण कहला। मतलब ये हुआ कि जो भोजन पच गया है, पचा हुआ भोजन अभी पेट में है कि नहीं, पेट में ही रहता है ना। अब पेट में रहता है तो उससे जो विलेय पदार्थ होता है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है, उसको क्या करता है कि शरीर की कोशिकाएं चूस लेती हैं, है ना। क्या करती है, चूस लेती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवशोषण बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ये देखिए रक्त, ये आप खून देखे होंगे, खून है ना। ये देखिए, ये सब जो दिख रहा है आपको, ये खून की कोशिकाएं हैं। किसकी कोशिकाएं हैं, ये सब खून की कोशिकाएं हैं, जिसको हम लोग RBC कहते हैं, है ना, रेड ब्लड सेल, है ना। तो यही कोशिकाएं क्या कहते हैं, अवशोषण करते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि खून कैसा होता है, तरल होता है ना, द्रव्य जैसा होता है। सबको देखे होंगे, कभी न कभी कटे होंगे तो, है ना। अब ये देखिए छोटी आंत, यहीं पे अवशोषण होता है। मनुष्यों में अवशोषण छोटी आंत में होता है। देखिए ये छोटी आंत है ना, यहीं पे क्या होगा, अवशोषण होगा, ठीक है। मनुष्यों में अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक आता है परिपाचन। परिपाचन क्या है भाई, परिपाचन क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। परिपाचन वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग भोजन का जो उपयोग करते हैं ना, सॉरी, भोजन का जो किए हैं, अब उससे अवशोषण भी कर लिए, अच्छे अच्छे पदार्थ कोशिका हमारे ले के चले गए। कहाँ लेके चले गए भाई, तो द्रव्य में, शरीर के जो द्रव्य है, शरीर के द्रव्य क्या, खून में चले गए। अब वहाँ से वो क्या करता है कि प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है। जैसे हम लोग को ताकत मिलता है, कभी बोलते हैं ना कि ताकत नहीं मिल रहा है जी, आज बहुत तबीयत खराब हो गया, आज ताकत नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है ना। या बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत ताकत है, तुम उसको पटक देता है। तो वो ताकत कहाँ से आता है, तो ये परिपाचन की प्रक्रिया से आता है। कहाँ से आता है, परिपाचन की प्रक्रिया से आता है, ठीक है। अब देखिए उत्सर्जन। आप देखते समझ गए होंगे कि छोटका बाबू क्या कर रहा है ना। हम लोग अपने भाषा में बोलेंगे इसको पोटी, पोटी कर रहा है बाबू। क्या कर रहा है, टट्टी, पोटी, छिछी, यही सब बोलते हैं हम लोग, छिछी कर रहा है बाबू। लेकिन ये बाबू छिछी नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। जो छिछी हम लोग बोलते हैं वही क्या है, उत्सर्जन है, वही क्या है, उत्सर्जन है। देखिए क्या बोलता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे देखो, अभी तक हम लोग देखें कि अवशोषण हुआ, परिपाचन हुआ, लेकिन किसका हुआ, अच्छे पदार्थ का हुआ, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे पदार्थ थे उसका हुआ। जो बेकार की पदार्थ बच गया, जैसे मल हो गया, मूत्र हो गया, पेशाब, ये सब बच गया, तो ये सब क्या होता है, पेट में ही रहता है, कुछ बाहर आता है, बाहर निकालते हैं ना। तो बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्सर्जन बोलेंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए अब वो उत्सर्जन कहलाता है, वो पिछला पार्ट का थोड़ा सा बच गया, वही उत्सर्जन का है। अब देखिए मनुष्यों में पाचन कैसे होता है, ये पार्ट 1 को हम लोग देखेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, मनुष्य अपना भोजन मुंह से ग्रहण करते हैं। कहाँ से, मुंह से। छोटका बच्चा को देखे थे, कहाँ से खा रहा था, मुंह से खा रहा था, याद है ना, हाँ, मुंह से खा रहा था। तो इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं, ये तो हम लोग पहले ही जान गए थे, लेकिन आगे देखते हैं। भोजन मुंह से पेट में जाता है। कहाँ जाता है भाई, मुंह से पेट में जाता है। भोजन कहाँ जाता है, मुंह से पेट में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है, पेट में जाता है। क्लियर है। अब पेट में जाता है तो देखिए ये मुंह हो गया, यहाँ पे ये मुंह है, मुंह से यहाँ पेट में आया भोजन, है ना। इसके द्वारा ये ऐसे ऐसे करके पेट में आ गया भोजन।
आ गया कि नहीं। अब पेट में आने के बाद क्या होता है कि पाचन तंत्र, अब देखिए पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पाचन तंत्र को कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन, पहला आहार नाल, दूसरा संबंध ग्रंथि। पहला आहार नाल, दूसरा संबंध ग्रंथि, ठीक है। तो आहार नाल को हम लोग देखेंगे। तो देखिए आहार नाल कहाँ से होता है, यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। कहाँ तक, मुख गुहा से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है, गुदा तक जाता है, ठीक है। हाँ, तो देखेंगे ध्यान से आप, देखिए यहाँ ये मुख गुहा है और यहाँ से ऐसे करते 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 ये ऐसे भोजन कहाँ, यहाँ तक गुदा तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक आ जाता है, देख रहे ये अंतिम छोर यहाँ तक आता है भोजन, यहीं पे गुदा है, ठीक है। आपके बुक में भी दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ आपको बुक में मिलेगा। बाबू ध्यान देंगे, ये लगभग 32 फीट हो जाता है। कितना हो जाता है, 32 फीट इसका लंबाई होता है। कितना फीट, 32 फीट इसका लंबाई होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत मुख गुहा आता है, ग्रास नली आता है, आमाशय आता है, छोटी आंत आता है और बड़ी आंत भी आता है, मलाशय भी आता है तथा गुदा आते। इतना सारा चीज़ किसके अंतर्गत आता है, आहार नाल के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये मुख गुहा है, ये ग्रास नली है, ये आमाशय है, ये छोटी आंत है, ये वाला और ये मोटा मोटा साइड में है ये बड़ी आंत है, ये गुदा है ना। ये सारा चीज़ आपको आपके बुक में मिलेगा और यहाँ भी है, आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। ये इतना चीज़ पाया जाता है आपका बुक में, अरे सॉरी क्या आहार नाल के अंतर्गत, ठीक है। आगे चलते हैं। अब संबंध पाचन ग्रंथि, 2 प्रकार के था, एक आहार नाल और एक संबंध पाचन ग्रंथि। ये ग्रंथियाँ भोजन पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ये जो ग्रंथियाँ, ये आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन लिवर ड्राइंग है, इसी के अंतर्गत ये सारा चीज़ क्या करते हैं, ये संबंध पाचन ग्रंथि। जैसे इसको हम लोग बोलेंगे पित्ताशय, इसको बोलेंगे अग्नाशय, है ना। ये सब एक रस निकालते हैं जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं, ठीक है। रस क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे, एंजाइम क्या होता है, ठीक है। तो ये ग्रंथियाँ क्या करता है कि एंजाइम निकालता है और आहार नाल को देता है, ठीक है। और आहार नाल क्या करता है, इस एंजाइम से भोजन को पचाने में, मतलब आहार नाल को इस एंजाइम से भोजन को पचाने में मदद मिलता है। क्लियर है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एंजाइम क्या होता है, पहले इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा एंजाइम क्या होता है। तो एक प्रकार के प्रोटीन होता है, यह क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम भी एक प्रकार के प्रोटीन ही है जो कहाँ पाया जाता है, कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये संबंध पाचन ग्रंथि के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो इसमें लार ग्रंथि आएगा, जहाँ से लार निकलता है। हम लोग जानते हैं लार कहाँ निकलता है, मुंह में निकलता है, मुख में। उसके बाद यकृत है ना, यकृत ये वाला, ये यकृत है जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, है ना, लीवर इंग्लिश में, हिंदी में यकृत। ये पित्ताशय तथा अग्नाशय, ये अग्नाशय, ठीक है। इतना सारा चीज़ क्या होते हैं, संबंध पाचन ग्रंथि के अंतर्गत आता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलिए। अब देखिए मुख गुहा, माउथ एंड बक्कल कैविटी, ठीक है। मुख और मुख गुहा, ये आप देख रहे हैं, ये मुख गुहा है। इसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो एक जीभ नज़र में आ रहा है कि नहीं, ये वाला जीभ है। फिर ये दांत नज़र में आ रहा है ऊपर नीचे। और एक चीज़ और पाया जाता है इसमें, लार ग्रंथि। हम लोग जानते हैं कि लार कहाँ निकलता है, मुंह में ही निकलता है। जैसे कभी ज़्यादा तीखा खा लिए या फिर इमली का नाम मुंह में आ गया कि अरे इमली खाने जाना है, तो तुरंत मुंह में पानी आने लगता है, मतलब लार आने लगता है ना। तो ये सब चीज़ें को आप लोग ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लार भी कहाँ निकलता है, तो मुख गुहा में निकलता है, ठीक। और जगह भी निकलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे लार जो है मतलब एंजाइम और जगह निकलता है,
और लार जो है से यहीं निकलता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो देखिए मुख गुहा में एक जीव 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। लार ग्रंथि कितना जोड़ा? 3 जोड़ा होता है तथा दांत पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। दांत कितना? 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भोजन मुख में उपस्थित दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में चबा दिया जाता है। हम लोग भी यही काम करते हैं। हम लोग भी खाना जब खाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मुंह में लेते हैं और उसको छोटा छोटा टुकड़ा में चबा चबा के छोटा छोटा टुकड़ा कर देते हैं। ठीक है, करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। अब उसका यहाँ इसका काम हो गया। चबाने के बाद हम लोग जीभ की मदद से अंदर ढकेल देते हैं। अब क्या होता है? लार ग्रंथियाँ भोजन चबाने समय लार निकालती है ना, इसलिए भोजन लसलस हो जाता है, गीला हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पेट में जाने में उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होता और हम लोग को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब लार में एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो जटिल भोजन को साधारण भोजन में परिवर्तित कर देता है। जो हम लोग खाते हैं ना, दाल चावल रोटी, ये सब जटिल भोजन है। ठीक है, मतलब ऐसा तो है कि ऐसे इसको खाते तो यही नहीं निकालते हैं, है ना, तो इसको पचाना वही बोलता है कि जटिल भोजन को साधारण में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कौन करता है? एमाइलेज। एमाइलेज का क्या काम है? जटिल भोजन को साधारण भोजन में परिवर्तित कर देना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च आदि को माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। जैसे में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। स्टार्च यानी मंड, है ना, पिछले 6 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, आलू वगैरह में मंड ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो इस सब को माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। किसमें? माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। माल्टोस क्या है? तो माल्टोस कार्बोहाइड्रेट के साधारण प्रकार है, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट ही कहेंगे, लेकिन वो बहुत नॉर्मल होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में आपको बता दिए हैं कि एमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोस में तोड़ देता है। एमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है, यहाँ भी आप देखे होंगे कि पीछे है, तो एमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है जो क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोस में तोड़ देता है, मतलब पचाता है, तोड़ टुकड़ा कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टार्च क्या होता है या मंड क्या होता है? तो देखिए एक सफ़ेद और दानेदार रसायन है जो सभी हरे पौधों द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? हरा पौधा के द्वारा यह स्टार्च बनता है। क्या है ये? एक सफ़ेद और दानेदार रसायन है। ठीक है, जो हरा पौधे के द्वारा बनता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है बाबू। कार्बोहाइड्रेट से ही शरीर के जो ऊर्जा का स्रोत होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। कौन है? कार्बोहाइड्रेट। जो और भी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो चावल वगैरह में पाया जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? रासायनिक स्तर पर कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। ये तीनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी ये तीनों मिलकर से क्या बना होता है? कार्बोहाइड्रेट बना होता है। माल्टोस क्या है? तो माल्टोस एक शर्करा है, यानी चीनी। क्या? चीनी। क्या है? चीनी है ना। माल्टोस एक शर्करा है जो 2 ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना है। किससे? 2 ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग माल्टोस कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए दांतों के कार्य, संख्या एवं प्रकार, है ना। तो यहाँ पे आपका ही बुक का लिया हुआ एक ये चित्र है, इसी से हम लोग समझेंगे। तो एक पकड़ने वाला तथा काटने वाला दांत होता है, जिसे कृंतक कहते हैं। तो देखिए ऊपरी जबड़ा में 4 होता है और निचले जबड़ा में भी 4 होता है। को टोटल कितना होता है? 8 हो जाता है ना, इंसीजर। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज़ को पकड़ते हैं। जैसे आप अमरूद खाते हैं, तो अमरूद खाते हैं तो क्या करते हैं? इसी से ना आप पकड़ते हैं। जैसे काटते हैं, बोलते हैं ना काट के आधा दो। तो अमरूद हो या कुछ भी वैसा चीज़ आप खाते हैं, तो सबसे पहले आगे वाला 4 ऊपर से और 4 नीचे वाला दांत से
पकड़ते होंगे, है ना। तो उसी को कृंतक कहते हैं, ठीक है, आपको आगे दिखाएंगे भी। उसके बाद देखिए चीरने एवं फाड़ने वाला दांत, जो हम लोग का देखिए अब ये 4 दांत के बाद में क्या है, ये 4 दांतों के बाद क्या मिलता है कि 2 दांत देखिए बड़ा बड़ा होगा, 2 दांत नीचे में 2 दांत ऊपर में बड़ा बड़ा होगा, तो वही दांत क्या है, चीरने फाड़ने का काम करता है। अगर राक्षस उक्षस का आप देखे होंगे कहीं कार्टून वगैरह में, तो राक्षस का वो दांत बड़ा होता है, राक्षसी दांत, जिसको हम लोग राक्षस वाला दांत कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रदनक बोलेंगे, कैनाइन बोलेंगे, ठीक है। जो 2 नीचे होता है, देखेंगे 2 नीचे बड़ा बड़ा होता है, 2 ऊपर में भी बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है चबाने और पीसने वाला दांत, जिससे हम लोग चबाते हैं, ठीक है। तो चबाने एवं पीसने वाला दांत होता है, तो 4 निचले जबड़ा में होता है, 4 ऊपरे जबड़ा में होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो टोटल ये कितना हो गया, 8 हो गया। इसे कहेंगे क्या, तो अग्र चौवर्णक कहेंगे। क्या कहेंगे, अग्र चौवर्णक कहेंगे। उसके बाद चबाने एवं कुचलने वाले दांत, है ना, ये 6 सबसे ज़्यादा होता है, 6 नीचे होता है, 6 ऊपर में होता है, ठीक है, नीचे ऊपर दोनों जगह होता है, 12 होता है। अब काउंट करके देखिए, 12 8 20, 20 4 24, 24 और 8 कितना हो गया, 32। यानी टोटल दांत की संख्या कितना होता है, 32 होता है। टोटल दांतों की संख्या कितनी, 32। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए दांत, बाहरी परत, सॉरी, दांत में 2 परत होते हैं, ठीक है। दांतों के कितने परत होते हैं, दांतों के 2 परत होते हैं। कितने, 2 परत। कौन कौन, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत। बाहरी परत को इनामेल कहा जाता है और आंतरिक परत को डेंटाइन कहेंगे। ये देखिए, ये वाइट वाला जो दिख रहा है ना, ये वाइट वाला ऊपर ऊपर, ये इनामेल है, और इसके अंदर में ये जो है, ये वाला, ये पूरा क्या है, डेंटाइन है। ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है। ये है तो दांत आपका सुरक्षित है, ये गया तो दांत चला गया, ठीक है। अब दांत को देखिए शीशा में, आपको वाइट वाइट जो दिख रहा है, तो बाहरी परत है। ये बाहरी परतवा को क्या कहेंगे हम लोग, इनामेल कहेंगे। क्या कहेंगे, इनामेल। और जो इसके अंदर में एक और परत होगा, अगर दांत कभी टूटता है तो उसको फोड़ कर देखिएगा कि अंदर में भी एक परत होगा, उस परत को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंटाइन बोलेंगे। अब ऐसा नहीं कि दांत देखने के चक्कर में एक दांत तोड़ के और उसको फोड़ के देखे, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। यहाँ पे देखिए कैनाइन, देखिए देख रहे हैं, कैनाइन ये हो गया, है ना। ये इंसीजर है, सामने वाला दांत। उसके बाद कैनाइन, जो देखो 4 गो के छोड़ के बाद ये बड़का बड़का दिखाया है ना। उसके बाद प्री मोलर, ये वाला, ये। उसके बाद मोलर, सबसे अंतिम वाला, जो सबसे अंत में निकलता है, ठीक है। मतलब कि आपका 25 वर्ष जब हो जाएगा, 25-26 वर्ष एवं, तब ये दांत आपका जो मोलर है, चवर्णक, वो निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो आप पूछेंगे, ठीक है। अब देखिए अब देखिए दांत, है ना। यहाँ पे कुछ और है क्या, नहीं है, चलिए ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया है। दांत जो होता है, एक दूध वाले दांत होते हैं, है ना, दूध की दांत, एक मिनट, देखिए दांत जो होता है, 2 दांत होता है, एक दूध वाला दांत और एक अस्थाई दांत, ठीक है, ध्यान देंगे। तो बचपन में जो दांत निकलते हैं ना, उसे हम लोग दूध के दांत कहते हैं, है ना, मिल्क टीथ कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिल्क टीथ कहते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, दूध के दांत एवं अस्थाई दांत, ठीक है। क्या डालेंगे हेडिंग,
दूध के दांत और अस्थाई दांत। तो कहाँ पे हेडिंग डालेंगे? यहाँ पे हेडिंग आप लोग डालेंगे, ठीक है। छूट जाता है, टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो यहाँ पे आप इसको हेडिंग डालेंगे, दूध के दांत और अस्थाई दांत, ठीक है। इसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत साउंड आता होगा, उसको मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि गाड़ी का रोड पे ही घर है तो गाड़ी का आवाज़ आता है, तो उसको थोड़ा मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। कुछ दिन के बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जो अभी तो सीखने के क्रम में वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सीखना पड़ता है। जब सीख जाएंगे अच्छे से तो सुबह शाम में वीडियो अपलोड करेंगे तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आगे। तो दूध के दांत को देखते हैं। तो बचपन में जो दांत निकलते हैं ना, उसे दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। आप लोग सब देखे होंगे कि आप लोग का दांत एक एक बार टूट कर फिर जन्मा है। अभी अभी तोड़िएगा या अभी टूटेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा बदमाश बच्चा होगा, बहुत नटखट बच्चा होगा, वो दांत अगर तोड़ लेता है अभी, तो फिर दोबारा नहीं निकलेगा, फिर उसको डॉक्टर ही लगाएगा, है ना। बचपन में एक दांत टूट गया होगा आपका, सबका, हम सबका टूटता है एक बार। तो जो एक बार दांत टूट गया, वो दूध का दांत था, ठीक है। किसका दांत था? दूध का दांत था, वो टूट गया। अब फिर जो निकलेगा दांत, वो लंबे समय के लिए निकलेगा, है ना, जल्दी टूटेगा नहीं। तो इसको हम लोग अस्थाई दांत कहते हैं। तो दूध की दांत कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। ये कब निकलता है? बचपन में ही निकलता है और ये टूट जाता है। अब अस्थाई दांत की ओर आते हैं, तो इनकी संख्या 32 होती है। पिछला हम लोग देखे थे, अभी पीछे में है, काउंट भी किए थे। संख्या कितनी होती है? 32 होती है। 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचले जबड़े में होते हैं, ठीक है। नोट देखिए क्या बोलता है कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। कितना बार? 2 बार दांत निकलते हैं, है ना। इस अवस्था को द्विदंती कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विदंती कहेंगे। इस अवस्था को क्या कहेंगे? द्विदंती कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक बात देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलता है ना, 2 बार दांत निकलता है। मनुष्य के जीवन काल में जब 2 बार दांत निकलता है, तो टोटल दांत की संख्या कितना हो जाएगा? तो एक बार में 32 और एक बार में 20, टोटल कितना हो गया? 2 और 3 2 5। यानी कि मनुष्य को जीवन काल में टोटल कितना दांत निकलता है? 52। कितना? 52। 20 जो दूध के दांत होता है और 32 अस्थाई दांत होता है। क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देखिए दंत क्षय क्या होता है और उसका उपाय क्या है ना। तो देख रहे दांत इसका कैसा हो गया, कीड़ा उड़ा खा हो के कैसा कर दिया है दांत, है ना। आपका दांत ऐसा है, हम लोग का दांत ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोग ब्रश अच्छे से करते होंगे तो हम लोग का दांत ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना दांत खराब हो गया इसका। तो देखिए होता कैसे है ये, तो खाना खाने के बाद अच्छे से दांत को साफ़ नहीं करने के वजह से होता है। अगर आप खाना खाएं और दांत को अच्छे से नहीं धोएं, कुल्ला उल्ला अच्छा से नहीं किए, तो आप में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो खाना खाने के बाद अच्छे से दांत को साफ़ नहीं करने पर अनेक हानिकारक जीवाणु उत्पन्न होते हैं और दांत को क्षति करते हैं, जिसे दंत क्षय कहते हैं, है ना। अनेक हानिकारक जीवाणु उत्पन्न करते हैं और दांत को क्षति पहुंचाते हैं। तो क्षति पहुंचाते हैं तो उस को हम लोग क्या बोलेंगे? दंत क्षय बोलेंगे। ये कैसे होता है? तो बच्चा लोग आप लोग के लिए है, ये कैसे होगा? अधिक आप चॉकलेट खाइएगा ना, तो आपका ये हो जाएगा। ज़्यादा चॉकलेट खाइएगा, साफ़ कीजिएगा नहीं मुंह को, दांत को, तो हानिकारक जीवाणु उत्पन्न होंगे और दांत को क्षति पहुंचाएंगे, फिर आपका दंत क्षय हो जाएगा। फिर ठंडे पेय से, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से, जैसे स्प्राइट हो गया, माजा हो गया, ये सब ठंडा ठंडा चीज़ भी पीने से हो जाता है ना। उसके बाद क्या है कि चीनी से बना कोई मिठाई खाने से, अगर मिठाई खा रहे बहुत ज़्यादा, आप चीनी वाला मिठाई खा रहे, तो भी आपका ये हो जाएगा। ये दंत क्षय का मुख्य कारण होते हैं, ठीक है। ये सब मुख्य कारक हैं दंत क्षय के। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाए। चलिए, अब उपाय देखिए।
तो प्रत्येक व्यक्ति को सुबह और रात को सोने से पहले, सुबह जैसे ही आप सो के उठें पहले ब्रश कीजिए, उसके बाद मतलब फ्रेश व्रेश होने के बाद बाथरूम उथरूम जाने के बाद निकलिए, ब्रश कीजिए, उसके बाद ही मतलब कि ब्रश करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उठें और पहले खा लिए भरपेट उसके बाद ब्रश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद रात को सोने से पहले एक बार ब्रश कर लीजिए, ठीक है। तो कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, कम से कम 2 बार। अच्छा, उसके बाद साथ ही क्या करना है कि कुछ भी खाने के बाद क्या करना है कि कुल्ला करना है, अच्छे से दांत को कुल्ला करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मुख में यानी मुंह में कोई भी गंदी वस्तु नहीं डालेंगे और ना ही गंदी उंगली को डालेंगे, ठीक है। ये काम नहीं करना चाहिए, मुख में गंदी वस्तु या गंदी उंगली नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तब आपका दांत सही रहेगा। आप इस हाथ देख रहे, एक अच्छे पिताजी अपने फर्ज को निभा रहे हैं, बच्चे को ब्रश करवा रहे हैं। आपके पिताजी करवाते हैं, आप खुद बड़े हो गए होंगे, अब आपको खुद करना होगा, है ना। ये बहुत छोटा बाबू है, इसलिए इसके पिताजी इसको सिखा रहे। जब आप भी छोटे होंगे तो आपके पिताजी भी सिखा रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है बात, आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको बता दें कि ऑफलाइन क्लासेस जो है 6 to 10 अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर चतरा में कोई है तो उनके लिए एडुटेरिया क्लासेस चतरा हमेशा स्वागत करता है। और एड्रेस कहाँ पे है तो ये किशुनपुर मोहल्ला है, बगरा रोड बगरा रोड चतरा, है ना। और वार्ड नंबर 22 है। मोबाइल नंबर ये है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आप कांटेक्ट करके आराम से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके क्षेत्र में कोचिंग क्लास की सुविधा अच्छा नहीं है और फिर आपके क्षेत्र में कोचिंग बहुत दूर है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, या फिर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रहने का प्लस में स्कूल का दोनों व्यवस्था करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि स्कूल का आपको रहने का, उसमें क्या है कि रहना खाना आपका होगा, ठीक है। क्लास लेना मेरा जिम्मा है, रहिएगा खाइएगा आप। ऐसा नहीं है कि अब सर आप रखे हैं तो आप ही हमको खाना खिलाइए। क्लियर है? चलिए तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।